शुरू करते हैं। मैं चिंटू कुमारी, इस वेबिनार की संयोजक और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एएस कॉलेज विक्रमगंज की हेड। आप सभी का अपने कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की ओर से इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा विषय है कोरोना काल, दृश्यमान होता अदृश्य भारत। हम सभी लोग एक त्रासदी के समय से गुजर रहे हैं, लेकिन इस त्रासदी का शिकार सबसे ज्यादा हमारे देश का गरीब, श्रमिक और किसान वर्ग रहा है। वही वर्ग जो चुपचाप रहकर पूरी सृष्टि का निर्माण करता है, हमें दाना पानी अनाज देता है, पूरे देश को सजाता है, संवारता है, सड़कें बनाता है, शहरों को बनाता है, चुपचाप रहकर, अदृश्य रहकर ये सारे काम करता है। वो तमाम मजदूर, किसान, श्रमिक वर्ग आज सड़कों पर, ट्रेन्स में, पटरियों पर लगातार मौत का शिकार हो रहा है, भूखमरी का शिकार हो रहा है। इस वेबिनार के माध्यम से हम उन तमाम श्रमिकों को, प्रवासी मजदूरों को, जो कि इस देश को भरपूर सेवा दे रहे थे तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, और उनकी जानें नहीं बच पाई, इस वेबिनार के माध्यम से हम उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये वेबिनार उनके लिए बहुत ज्यादा कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी संवेदनशील नागरिक होने के नाते हम लोग को इस वर्ग और तबके के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो भी हो सके उनको न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए। इस वेबिनार में मैं स्वागत करती हूँ अपने गेस्ट स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर धनंजय राय का, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडी में। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं भाषा सिंह जी का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम संवेदनशील मुद्दों पर लिखती हैं और बेधड़क बोलती हैं और वंचित तबकों की आवाज को लगातार उठाती रही हैं। वो लेखिका हैं अदृश्य भारत की। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं एएस कॉलेज विक्रमगंज की ओर से। हम स्वागत करते हैं अपने प्रिंसिपल एसएस भास्करम सर का, जिनके सहयोग के बिना ये वेबिनार नहीं हो सकता था, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी गेस्ट स्पीकर्स का कॉलेज हेड के बतौर स्वागत करें। डॉक्टर प्रोफेसर एसएस भास्करम सर, प्रिंसिपल सर से अपील है कि हमारे गेस्ट का स्वागत करें, उसके बाद हम लोग अपने स्पीकर्स को सुनेंगे। थैंक यू मैडम। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आपने स्वागत किया, मैं बहुत आज हर्षित हूँ कि मेरे कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर चिंटू जी के प्रयास से आज का ये वेबिनार सफल हो पाया है, इसकी शुरुआत हुई है। और इस वेबिनार में हमारे स्पीकर भाषा सिंह जी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं और कई किताबों के
पब्लिशर में राइटर हैं। इनका जो मुख्य किताब हमारे सामने आया है अदृश्य भारत, जो 2012 में पब्लिश हुआ था और जाने माने पब्लिशर पेंगुइन के द्वारा। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम में चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं। इनका जो दृष्टि रहा है भारत के अदृश्य क्षेत्रों पर या अदृश्य भारत पर, जो जमीनी सच्चाई है, जो 90% छुपा हुआ भारत हमारा है, और उस भारत को, अदृश्य भारत को, जो मानचित्र के पटल पर इन्होंने लाने का अथक प्रयास हमेशा अपनी लेखनी से किया है। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनकी पत्रकारिता का, हालांकि आजकल की पत्रकारिता हम देखते हैं जो सत्ता के रंगीनियों में, चकाचौंध में खोया हुआ रहता है, और ऐसे परिवेश में भी उन भारत की खोज करना या उसको दृष्टिमान करके मानचित्र पर लाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए हम इनके प्रति अपना आभार भी प्रकट करते हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर धनंजय राय जी का, जो गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गांधीयन थॉट और पीस स्टडी सेंटर के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनका भी हम स्वागत करते हैं। और आज डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद इसरार हसन जी का भी इसमें जोड़ना था, शायद अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं। इसके साथ लगभग अभी मैं देख रहा हूँ 47 पार्टिसिपेंट्स जो आज आए हैं इस वेबिनार में शामिल हैं। हम उन सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत करते हैं, और सबसे ज़्यादा हम स्वागत करते हैं और हृदय से स्वीकार भी करते हैं इस वेबिनार के एजेंडे का, जो आज का विषय है कोरोना काल और दृश्यमान होता अदृश्य भारत। हम इस मुद्दे का बहुत ही हृदय से स्वागत करते हैं। हमारा अदृश्य भारत हालांकि पहले भी समय समय पर दृश्यमान होता रहा है, चाहे रोहित वेमुला के रूप में हो, चाहे ऊना की घटना के रूप में हो, या उड़ीसा में जो दाना मांझी जिसकी पत्नी अस्पताल में डेथ कर जाती है और उसके लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलता है, वो दाना मांझी अपने कंधे पर उस शव को उठाकर सैकड़ों मील पैदल जाता है। तो समय समय पर ऐसा भारत आते रहा सामने, लेकिन आज जो विस्तृत रूप से इस कोरोना ने भारत के उस दृश्य को, जो हमेशा अदृश्य रहा है, उसको दृष्टिगत किया है। और इस काल में हमने देखा कि किस तरह से हवाई जहाज से इस देश में आने वाला कोरोना हवाई चप्पल के साथ भारत की जमीनों पर रेंगता हुआ पूरे भारत में फैला है। ये हमारा कोरोना ये साबित किया कि भारत जो उभरता हुआ, जो आर्थिक महाशक्ति के रूप में आज पूरे विश्व में उभर रहा है, आर्थिक रूप में हम कितने कैपेबल हैं, इस कोरोना ने उजागर किया, दृष्टिगत किया और दृश्यमान बनाया। इस अदृश्य भारत को कोरोना ने, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे देश का सिस्टम, ये सभी चीज को मानस पटल पर ला के रख दिया है। और ऐसे ही अदृश्य भारत से कभी कभी जो एक गर्व भूगर्भ के तरह, खाद्यान्न की तरह हमारे बीच रहा है, और उस खाद्यान्न से काले कोयला के
खदानों में जिस तरह से हीरे जवाहरात कभी कभी मिल जाते हैं, छुपे रहते हैं, उससे समय समय पर उभर कर वो सामने आता रहा है, एक चमकता हुआ नक्षत्र के रूप में। उसी में हमारे बाबा साहब भी सामने आए और उन्होंने इस देश को जो एक संविधान दिया और उस संविधान में जो व्यवस्था उन्होंने दिया लोकतंत्र की, और वही लोकतंत्र, वही संविधान, उसी संविधान की व्यवस्था के कारण आज जो हवाई चप्पल पर रेंगने वाला भारत हमारे देश के सिस्टम को मजबूर किया खामोश रहने के लिए और खामोशी से उसको सहने के लिए, क्योंकि जो उसे मिलना चाहिए उसे मिल तो नहीं सका। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान में आरक्षण का या वोट का जो प्रावधान बनाया, लोकतंत्र का जो प्रावधान बनाया, और उस लोकतंत्र में वोट की राजनीति चलती है, उस वोट के कारण आज सिस्टम हमारा खामोश रहा। अन्यथा जिस तरह से पैदल चलने वाले यात्रियों को, प्रवासियों को के साथ जो समस्याएं आई, जो उनके साथ व्यवहार हुआ, वो सारा चीज उजागर कर गया और दृश्यमान कर गया इस अदृश्य भारत को। और हम शुक्रगुजार हैं भाषा सिंह जी का, जिस तरह से ऐसी समस्याओं को जो समय समय पर अपनी लेखनी के द्वारा ये भारत के मानचित्र पर भी नहीं बल्कि विश्व के पैमाने पर लाने का प्रयास है। ये अदृश्य भारत इनके लेखनी को, इनके कार्यों को हमें हमेशा स्मृत करता रहेगा। और चूंकि बहुत कम समय में ये कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम का समय भी कम है और मुख्य वक्ता को हम भी सुनना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि हम काटे गए हैं इस तरह से किस्तों में कि कभी कातिल बदल गए तो कभी खंजर बदल गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। एस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस भास्करम सर को हम लोगों ने सुना। धन्यवाद सर। अब हम अपने स्पीकर की ओर जाते हैं। हम अपनी वक्ता भाषा सिंह जी को आमंत्रित करते हैं इस वेबिनार में स्पीकर के रूप में अपनी बात को रखने के लिए। भाषा सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया चिंटू जी, और बहुत बहुत शुक्रिया भास्करन जी और बाकी और जो साथी जुड़े हैं, गुजरात से भी जुड़े हैं। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी कि इस समय शायद इस तरह से इस मुद्दे पे बहुत कम लोग सीधे चर्चा कर रहे हैं, और इसके लिए निश्चित तौर पर जो आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, पहलकदमी ली, इसके लिए आप लोगों को साधुवाद। बहुत जरूरी मुद्दा है। 2-3 चीजें जो बहुत अहम हैं, अगर आप थोड़ा सा ये बता पाएं कि कितना मिनट मेरे पास है तो उसी हिसाब से मैं 15 से 20 मिनट मैम। जी, शुक्रिया चिंटू जी। तो 2-3 चीजें मैं रखना चाहूंगी क्योंकि कई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र का खतरा है, लोकतंत्र का खतरा कितना गहरा है। पहली चीज तो ये कि जो कोरोना संकट है, इसने हमारे सामने सबसे बड़ी चीज जो सामने रखी है वो ये रखी है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कितनी फ्रेजाइल, कितनी भंगुर होने की स्थिति में है, कहाँ खड़ी है। और इस लोकतंत्र में जो जन है, जन के पक्ष में जो लोकतंत्र खड़ा होना चाहिए था, जिसके बारे में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लगातार बोलते रहे, लगातार लिखते रहे। जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14, अनटचेबिलिटी एबोलिशन है आर्टिकल 15, ये तमाम जो चीजें हैं
शायद इस समय, इस संकट के समय जितनी हमें याद आई, खास तौर से राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है, उसे जितनी शिद्दत से देश की जनता ने महसूस किया, और जब मैं कहती हूँ देश की जनता, तो यहाँ पर देश की मेहनत कश जनता पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही इस समय भारत के मानचित्र पर आई। वरना आप देखिए, जब कोरोना संकट शुरू हुआ था, जैसा आपने रखा है कि कोरोना काल में जो संकट आया, उस समय सारा जो विमर्श था, सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, तमाम और क्षेत्रों में, उसमें आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सारी चीजें हैं। उस समय अगर आप बातें देखिए तो 2-2.5 महीने पहले लोगों के दिमाग ही में नहीं था कि भारत मतलब क्या। उस समय लग रहा था कि भारत मतलब वो लोग जैसे हम और आप जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पास अपने कमरे हैं, हमारे पास एक थोड़ा सा स्पेस है जहाँ हम बालकनी में जाकर कुछ भी कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं, थाली जला सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें थी। अगर आप 1.5-2 महीने पहले का, 2 महीने पहले का अगर आप नजारा याद करें, बातें याद करें, मीडिया भी लगातार बता रही थी कि आपको दूरी बनाए रखनी है, दूरी बनाए रखनी है, और यही हम एक बहुत बड़े सच के तौर पर मान रहे। ये सच उसी तरह का सच था जैसे विकास को लेकर जो 1990 से जो दौर शुरू हुआ, उस समय जो विकास को लेकर अवधारणा हमारी थी, हमारे सामने बनाई गई। मैं मीडिया कर्मी हूँ, लिखने पढ़ने का काम करती हूँ, प्रोग्राम्स करती हूँ, तो 90 के दौर के बाद से जो मुझे दिखाई देता है कि विकास का मतलब ही पर्याय ही बना दिया गया था कि जितने फ्लाईओवर्स होंगे, जितनी चमचमाती बिल्डिंग होंगी। मैं दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो अवधारणा थी कि कितने फ्लाईओवर्स हैं, कितने बड़े मॉल्स हैं, कितने हाईटेक सोसाइटीज हैं, हाईटेक अपार्टमेंट्स हैं, विकास कितनी तेजी से हो रहा है, सारे विकास के पैमाने हमारे ये। कोरोना संकट में हुआ ये जो दोनों चीजें हैं कि भारत मतलब क्या, इसकी परिभाषा बदली, विकास मतलब क्या, इसकी परिभाषा के बारे में सवाल उठे। बदले कि नहीं बदले ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन आप पाएंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है, मजबूरी में, बहुत मजबूरी में, ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से हो गया। अगर ये जो करोड़ों की संख्या में भारत सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में माना है कि 91 लाख प्रवासी मजदूर वापस अपने घर जा चुके हैं। अपुष्ट जो सूत्र हैं, जो अगर आप तमाम मंत्रालयों के आंकड़े भी अगर आप मिलाइएगा तो ये आंकड़े 1 करोड़ से अधिक जो आंकड़े हैं, ये मैं वो नहीं कह रही जिन साइकिलों पे जो लोग जा रहे थे, अगर ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जो लॉकडाउन या जो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द जो इस्तेमाल किए गए थे, अगर इन्हें तोड़ते हुए बाहर नहीं निकलते, तो शायद आज हम और आप और मीडिया का एक सेक्शन, जो राजनेताओं का एक हिस्सा है, वो जो कोर्ट कचहरी है, वह इस मुद्दे पे कभी चर्चा करना जरूरी भी नहीं समझते। तो ये हमें योगदान इस अदृश्य भारत को देना पड़ेगा। भारत के जो निर्माता हैं, भारत के जो मदर इंडिया हैं, जिनको हमने लगातार सड़कों पे चलते हुए देखा, बच्चा जन्मते हुए सड़कों पर देखा, तुरंत बच्चा पैदा हुआ 1.5-2 घंटे बाद फिर 60-70 किलोमीटर दूर चलते हुए देखा। ये शायद कभी भी हमारे सामने इस तरह से नहीं आता और लोग इस पे चर्चा नहीं करते। मुझे याद है कि मैं दिल्ली में भाग कर गई जब खबर आई कि आनंद विहार में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए हैं। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक ये हजारों की संख्या में लोग कैसे आ गए। वहां जाकर जब देखा, उनका दर्द जिस तरह से पसरा हुआ था सड़कों पे, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तो सरकारें समझाने की कोशिश कर रही थी, सरकार पूरी तरह से नदारद है। तो 2 चीजें इस समय सामने आई जो कोरोना काल में, कि जो भारत का मेहनत कश तबका है, उसे शुरू में सरकार पर भरोसा था, उन चेहरों पे थोड़ा बहुत भरोसा था, क्योंकि आप देखिए जो प्रवासी मजदूर निकलकर चलना शुरू हुए, वो तुरंत लॉकडाउन के बाद शुरू नहीं हुए। वो 24-25 मार्च को चलना नहीं शुरू हुए, उन्होंने इंतजार किया, उनको लगा कि कुछ इंतजाम होगा,
सरकारें या ये शहर या ये मध्यम वर्ग, उनको नौकरी पे रखने वाले लोग कुछ ना कुछ उनके लिए करेंगे, कोई ना कोई उनके जिंदा रहने का रास्ता निकलेगा। लेकिन हम पाते क्या है कि जब वो पूरी तरह से निराश हुए और उन्हें लगा कि अब अगर उन्हें हिम्मत रखनी है तो उन्हें हिम्मत सिर्फ अपने जो कैलिबर है, अपनी जो शक्ति है, उसी पर रखनी है। और ये उसके बाद आप देखिए कि ये दृश्य बदलना शुरू होता है। ये दृश्य गुजरात के सूरत से लेकर, चेन्नई से लेकर, बेंगलोर से लेकर, जहां जहां भी थे, वहां से वो लोगों ने सोचा कि कुछ नहीं तो हमारे पास हमारी मेहनत है। तो इस तरह से मेहनत कश भारत ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक तौर पर पूरे देश को, पूरी दुनिया को यह दिखाया कि वह जीता अपनी मेहनत के बल पर है। उसे चलते चलते मरना कबूल है। उसे छोटे छोटे बच्चों को, जो महिलाएं जा रही थी, तो हृदय विदारक दृश्य हम लोगों ने देखे हैं इस दौरान। जो संभवतः मैंने तमाम लोगों से बात की, लोगों का कहना था कि आजादी के बाद से इस तरह के दृश्य भारत के शहरों में कभी नहीं देखे। ये जो दृश्य हमें दिखाई दिए, ये दृश्य पहली बार यह विकास की जो पूरी अवधारणा हमने विकसित की थी, उसको, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, बिना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट के जो लोग जा रहे हैं, जो महिलाएं जा रही हैं, उनके बारे में तय हुआ कि 2020 में भारत में जो भारत का मेहनतकश व्यक्ति है, उसके पास कोई और पूंजी नहीं है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो पूंजी है, उसके दो पैर हैं, उसकी मेहनत है। और लोग ये भी बोलते हुए दिखाई दिए, जिनको मैंने रिकॉर्ड किया, डॉक्यूमेंट किया, मैं अपने निजी अनुभव भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं मरना चाहते, इन शहरों में हमारा कोई नहीं है, यहाँ पर अगर हम मर भी गए तो हमारा अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। तो आप देखिए कि जो 25-25 साल, 30-30 साल से दिल्ली और सहित तमाम महानगरों में है, सूरत से आए जो लोग थे उनसे मैं मिली, बेंगलोर से जो लोग आए हुए थे उनसे मैं मिली, सबका एक ही कहना था कि इन शहरों ने हमें वह कवर नहीं दिया जिनको हमने बनाया, वह सुरक्षा नहीं दी जिससे हम जिंदा रह सके, और हम कुछ समय तक इंतजार करते रहे कि हमारी मदद के लिए आया। अभी देखिए, कुछ दिन पहले एक सुसाइड नोट एक मजदूर ने लिखा है, बहुत ही मार्मिक सुसाइड नोट है। उस सुसाइड नोट में वो लिखते हैं कि मुझे थोड़ा राशन तो मिल रहा है, लेकिन मुझे जिंदा रहने के लिए दाल चावल के अलावा भी कुछ चाहिए। इतना समय हो गया है और मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ, और क्योंकि मैं चाय पत्ती, दूध और बाकी जिंदगी की जो चीजें हैं वो मुझे उधार नहीं मिल पा रही और मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है, इसलिए उन्होंने इतना छोटा सा सुसाइड नोट लिखा है। ये जो सुसाइड नोट है, यह भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीतिक व्यवस्था पर का मुखौटा खोलता है, बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमने किनके लिए विकास किया है और किन लोगों को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। इसी के साथ जो एक बहुत अहम बात है, जो एक जेंडर पर्सपेक्टिव, जो एक स्त्री विमर्श इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप पाएंगे कि अभी तक जो भारत में महिलाओं से संबंध में हम जब बात करते थे, हम जब चर्चा करते थे, चाहे मीडिया में चर्चा करें या बाहर चर्चा करें, हमारे दिमाग में ये महिला नहीं आती थी जो हमें सड़क पर दिखाई। हमारे दिमाग में यह महिला नहीं आती थी जो छोटे छोटे बच्चों को, एक को गोद में लगा रखा है, एक को पीठ पे बांध रखा है, एक का हाथ पकड़ रखा है, और अपनी मेहनत के बल पर वह सैकड़ों किलोमीटर दूर चलने का हौसला लेती है। वो अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहती हैं। और ये जो तस्वीर भारतीय महिला की आई, 8-8 महीने गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाओं ने चलना शुरू किया क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। दिल्ली में तमाम लोगों के इंटरव्यू मैंने किए जाकर उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है, यहाँ जब बीमारी आएगी तो हमें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, अभी तक कोई बचाने वाला नहीं आया। ये महिलाएं अगर नहीं बाहर निकलती तो भारत माता का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा हमने इतने सालों में विकसित की है, वो टूटी नहीं, और उसको रिप्लेस इन औरतों ने किया है, जो टूटी हुई चप्पलों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ
मैं चंडीगढ़ में रहने वाली एक महिला संगीन जो अपने 2 बच्चों के साथ अकेले बेंगलोर से लेकर यहाँ तक ट्रक में चढ़कर, बस में जाकर, किसी भी तरह से यहाँ पर पहुंची। ये जो साहस है, एक तरफ वेदना है, गहरी वेदना है, गहरा दुख है, गहरी हताशा है, और इस समय हम और आप बात कर रहे हैं रोड स्कॉलर्स नाम का जो समूह है, जिसमें अर्थशास्त्री और सामाजिक विज्ञान के लोग हैं, उन्होंने जो आंकड़े हमारे सामने दिए हैं, उसके हिसाब से 700 से अधिक लोग इस पूरे के पूरे प्रवासी मजदूर जो शहरों से वापस जा रहे थे, उसमें उनकी मौतें हुई हैं। तो ये ये आंकड़ा है। दूसरा, जब हम आप और बात कर रहे हैं, तो देश में कितनी भूख पसरी हुई है, इसका आकलन, इसके बारे में बातचीत छुटपुट होती थी इससे पहले, लेकिन अब देखिए पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश के बांदा से जो खबरें आ रही हैं, किस तरह से वहां पर भूख से मौतें हो रही हैं। तमाम मजदूर हैं जो लॉकडाउन में काम न मिलने की वजह से मारे जा रहे थे। तो ये जो भारत, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, लाखों की तादाद में जब नेशनल हाईवेज पे मजदूरों ने चलना शुरू किया, तमाम तरह की एट्रोसिटी, तमाम तरह के अत्याचार को झेलते हुए, पुलिस की लाठी को झेलते हुए, ट्रेन मेन रोड से हट के फिर ट्रेन की पटरी पर चले गए, कितने लोग मारे गए, 16 मजदूर एक साथ ही मारे गए, ट्रेन से कट गए वे लोग। लेकिन सब कुछ के बावजूद ये जो अदृश्य भारत है, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये जिंदा रहना चाहता है, वो चाहता है कि उसे किसी भी तरह से 14 दिन का क्वारंटाइन वो झेलना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वे अपनी मृत्यु में पहुंचे। तो दूसरी बात जो इसने बहुत बड़े पैमाने पे स्थापित की, यह गांव कनेक्शन जो है मजदूरों का, उनको खाली भरोसा अपने लोगों पर है, और उनके अपने लोग 25-30 साल सूरत में काम कर रहे हो, अहमदाबाद में काम कर रहे हो, जो उनके अपने लोग हैं, उनके अपने लोग शहर में नहीं बन पाए। ये जो विकास, जिस तरह का विकास, क्योंकि जो सेंसस ऑफ इंडिया का डाटा है, जनगणना का डाटा है, उसको अगर आप उठा के देखें, 2001 से 2011 के बीच बहुत बड़े पैमाने पर किसानों का शहरों की तरफ पलायन होता है। तो ये जो 10 साल का पूरा पीरियड रहा, वहां पर यहाँ से यहाँ हुआ, और आज 2020 में यह पता चलता है कि ये जो पलायन जिस सपनों के साथ आए थे, जिस तरह का जीवन में गुजारना चाहते थे, बहुत कष्ट के साथ उनके वो सपने चूर हुए हैं और वे वापस जा रहे हैं। एक चीज तो ये जो इसको हमें बहुत ध्यान देना है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो असंवेदनशीलता है मध्यम वर्ग की, हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी, जो न्यायपालिका की, और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत गहरी इनसेंसिटिविटी दिखाई इस पूरे दौरान, जबकि तमाम दुनिया के और देश, अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश सहित तमाम और देशों ने लोगों की आजीविका के बारे में सोचा, लोगों को कैश ट्रांसफर के बारे में सोचा, लोगों को पैसा तुरंत मिले इसके बारे में सोचा, वेतन उनकी मजदूरी ना कटे इसके बारे में सोचा। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय 80 मिलियन टन अनाज गोदामों में है। ये सारे गोदाम केंद्र सरकार के पास हैं, लेकिन हम क्या पाते हैं कि अभी इतनी जब भूख से मौतें दिलाते हुए लोग किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे हुए थे, तब भी ये गोदाम खुले नहीं गए। हम राशन कार्ड देखते रहे, हम आधार कार्ड देखते रहे, हम जरूरी डॉक्यूमेंट देखते रहे, यानी ये जो पूरी का पूरा प्रोसेस चला था एक्सक्लूजन का, कि हमें एक्सक्लूड करना है, गरीबी रेखा को नीचे करना है, हमें गरीब होने का प्रमाण चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं भाषा सिंह हूँ तो आप नहीं मानेंगे, मैं अगर एक कागज दिखाऊं तो आप मानेंगे कि हाँ मैं भाषा सिंह हूँ। इस तरह का जो एक पूरा का पूरा नागरिकों पर संदेह की जो पूरी की पूरी लंबी प्रक्रिया थी, वो कितनी मारक हो सकती है, कितनी घातक हो सकती है, यह इस दौरान दिखाई थी। आपने जो पूरा का पूरा बायोमेट्रिक्स का खेल खेला था कि आप अंगूठा लगाएं तब राशन मिलेगा, तो ये जो अंगूठा लगाने वाली पूरी की पूरी
टेक्नोलॉजी थी वह तो बैठ गई इस दौरान, क्योंकि अब आपको पता चला कि आप अंगूठा लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको भी कोरोना हो जाए। कोरोना का जो डिस्टेंसिंग की बात आपने की थी, वो टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा सवाल उठा। तमाम यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो तमाम सरकारी संस्थान हैं, तमाम प्राइवेट संस्थान हैं जो खुल रहे हैं, वहाँ पर भी बायोमेट्रिक्स लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका मानना है कि तो ये जो गरीबों के लिए आपने सोचा था कि ये सारी चीजें हम करेंगे, क्योंकि गरीब तो बदमाश हैं, गरीब तो राशन ज्यादा खा लेते हैं। और इस दौरान भी हमें देखने को मिला कि जब खाना बांटा जा रहा है, जब राशन बांटा जा रहा है, तमाम लोगों को हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, ये कहने के लिए कि अगर जहाँ पर जो गरीब हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, उन्हें हम गरीब माने और उन्हें हम राशन मुहैया करें, उनके लिए कैश ट्रांसफर करें। ये जो सारी चीजें वापस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आई, राजनीतिक विमर्श में वापस इनका आना हुआ, ये मुझे लगता है बहुत अहम है। तो ये चीजें जिस तरह से आनी चाहिए थी उस तरह से तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि भारत का जो मेहनतकश तबका है, जो गरीब तबका है, वो जब अपने जिंदा, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करने लगा, और जिसके बारे में अभी वीसी साहब ने कहा भी कि जब ये सारे वीडियो आने लगे कि किस तरह से जो गरीब है लाश तक किस तरह से ले जा रहे हैं, चाहे वो बूढ़ी माँ की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे बेटे की हो, हमने इस तरह के हृदय विदारक जो वीडियोस देखे, फोटोज देखी, इसने भी अंदर तक झकझोरा, लगा कि हाँ कुछ किया जाना चाहिए। और इस बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगी, सरकारें जितनी भी खामोश नहीं है, लेकिन हर जगह, बिहार में अभी भी खबरें आ रही हैं, मैं देख रही हूँ खबरों को, तमाम लोग भेज रहे हैं कि जो जिनके पास सत्तू है वे सत्तू बांट रहे हैं, जिनके पास चना है वे चना बांट रहे हैं, केला बांट रहे हैं, और ये लोग व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं। और खास तौर से मैंने अभी देखा, मैं अभी उत्तर प्रदेश गई थी, वहां से वापस आई, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि गांव-गांव में लोगों ने प्रवासी मजदूर जो जा रहे थे सड़कों पे, उनके लिए खुद ही इकट्ठा करके भंडारा शुरू कर दिया। मैंने उनसे जाके पूछा कि आपको किसी ने कहा, कहीं से पैसा आया? उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे अपने ही लोग हैं, ये बहुत गहरी मुश्किल से गुजर रहे हैं, इसलिए हमने अपनी पहलकदमी पर इन लोगों को बचाने के लिए कहीं पूरी सब्जी दे रहे हैं, कहीं पानी दे रहे हैं, जिसकी जितनी स्थिति है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक पहलकदमी भारत को आम नागरिक ने ली, आम नागरिक को बचाने के लिए। जहां सरकारों को जो भूमिका अदा करना चाहिए थी, वहां उन्होंने सिर्फ, पुलिस ने लाठी बरसा रही है, लोगों को रोक रही है, और गरीब की जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं कि आप उस तरह से मोबिलिटी नहीं रोक सकते हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बुलाने के लिए आप एरोप्लेन देते हैं, ये तमाम मजदूर बोल रहे हैं कि नहीं, हमसे पैसा लिया गया, हमें टिकट खरीदना पड़ा। मैंने यहाँ से दिल्ली में देखा है, मैं दिल्ली में जहाँ रहती हूँ, मयूर विहार वाले इलाके में, वहाँ मजदूरों का मेला लगा हुआ था। उन लोगों ने किसी भी तरह से जुगाड़ करके 1,20,000, 1,30,000 सरन छपरा जा रहे थे, वैशाली जा रहे थे, ये सारे लोग इस तरह से पैसा इकट्ठा करके जा रहे थे, जबकि जो सरकारों को जिम्मेदारी करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी, वह पूरी तरह से गायब रही। तो ये जो चुनौती रही कि हमारा जो अदृश्य भारत है वह सामने आया, वह सामने अपनी मेहनत पर आया, अपनी वजह से आया। अगर ये मजदूर शहरों में रहने को तैयार हो जाते और वहीं मरने को तैयार हो जाते, तो शायद हम और आप कभी ना जान पाते, और ये देश की जो बड़ी आबादी है, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि वो लोग हैं जो पावर स्ट्रक्चर को रेगुलेट करते हैं, जिनके बारे में ये होता है कि यही लोग निर्धारित करते हैं, शायद हमें कभी नहीं पता चल पाता कि ये जो भारत है, दिल्ली में रहता हुआ असली दिल्ली, बेंगलुरु में रहता हुआ असली बेंगलोर, सूरत में रहता हुआ, अहमदाबाद में रहता हुआ जो निर्माता है, तो ये दो चीजें हुई हैं कि एक तरफ गहरा दुख, गहरी भूख, गहरी भुखमरी, गहरी बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का रसातल में जाना,
यह सब भारत के मानचित्र पर आया। ठीक ऐसे समय जब हम पाते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे थे, उस समय पता चला कि जो भारत है वह तो 2 जून की रोटी उसके लिए जुटा पाना, 1 महीने बिना सैलरी के रह पाना बहुत मुश्किल था। तो एक चीज तो ये बहुत अहम हुई जिसको नकारना अभी इस समय किसी के लिए संभव नहीं है। और दूसरी चीज जो बहुत अहम हुई कि जिस विकास के बारे में हम 24 घंटे इतना गुणगान करते थे, बिल्कुल भारत विकसित देश हो गया है, अब यहाँ से यहाँ हम पहुंच गए हैं, उसकी हकीकत क्या है, वहां पर किस तरह से लोग भूखों मर रहे हैं, उनके पास सरकार नहीं पहुंच रही, एक तो दूसरी चीज ये सामने आई। और तीसरी बहुत अहम चीज जो इस पैकेज से अनाउंसमेंट के बाद आई कि सरकार के दिमाग में गरीब नहीं है, मेहनतकश भारत नहीं है। क्योंकि आप पाएंगे कि लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो कर्जे का मेला जैसा लग रहा है, ये तो रेडी वाला लोन ले ले। मैंने रेडी वालों से बात की, उन्होंने कहा कि अरे हमारे पास तो अभी खाने के लिए नहीं है, हम लोन कैसे लेंगे। तो ये जो आप कॉन्सेप्ट देखिए कि हमने जिनको बहुत मुश्किल से, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, हमारे नेताओं ने बहुत मुश्किल से जिन लोगों को अदृश्य किया था, हमने बीपीएल जो गरीबी रेखा है उसे कम कर दिया, हमने गरीबों को झुग्गियों में भेज दिया, हमने गरीबों को शहर के ऐसे हिस्से में भेजा जहां से फ्लाईओवर जाते हैं। अभी गुजरात में जो नमस्ते ट्रम्प हुआ उस दौरान हमने देखा कि गरीबों को हटाने के लिए दीवार हमने बना दी। तो ये जो सारी दीवारें बनाई गई थी ताकि गरीब मेहनतकश भारत दिखाई न दे, इस कोरोना काल में, इस अभूतपूर्व संकट में यह दीवारें टूट गई। वे जो मजदूर थे उन दीवारों को लांघकर मुख्य सड़कों पर आए और उन्होंने बताया कि अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हम खुद अपनी मदद करेंगे, क्योंकि हमें जिंदा रहना है। तो ये जो है बुनियादी तौर पर एक सर्वाइवल की फाइट है, जहां पर जो भारत है, जो असली भारत है, वो मेहनत करने वाला है। इसके साथ साथ एक चीज और है जो मैं रखना चाहती हूँ, अगर 2-3 मिनट का समय हो मेरे पास, कि एक और जो बहुत चीज सामने आई वह यह कि हम कितनी नफरत करते हैं, कितनी नफरत कर सकते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमने पहला वायरस इस्तेमाल किया, नफरत का वायरस। पहले हम चीन से नफरत कर रहे थे, फिर हम मुसलमानों से नफरत कर रहे थे, और उसके बाद हम गरीबों से नफरत कर रहे थे। आप देखिए पूरा का पूरा विमर्श इन 3 नफरतों पर आधारित है। आज भी वो नफरतें चल रही हैं। ये जो तीनों नफरत बहुत इम्पोर्टेंट से हमारे सामने आई कि हम अंदर से इन लोगों को देखना नहीं चाहते, अंदर से हम चाहते हैं कि ये लोग नहीं रहे हैं। दलितों से जो नफरत है, और अभी इस दौरान जिस तरह की अनटचेबिलिटी वाली, छुआछूत वाली घटनाएं हमारे सामने आए, किस तरह से ट्रीटमेंट में भेदभाव हो रहा है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको हम 2-2 महीने, 3-3 महीने सैलरी तक नहीं दे रहे हैं, उनको हम सुरक्षा कवच नहीं दे रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में हमने किसी भी सफाई कर्मचारी को ना तो पूरे ग्लव्स दिए, ना मास्क दिए, ना किट दिए, और उनसे कह दिया कि आप ही सारे काम करिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो विसंगतियां हैं हमारे समाज की, कि दिल्ली जैसे शहर में सफाई कर्मचारियों को रिजाइन करना पड़ा अस्पताल से, यहाँ जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स में, वहाँ जो सैनिटरी विभाग के जो हेड हैं उनकी मृत्यु हुई कोरोना से, और उस समय वहाँ पर जो एसोसिएशन है एसोसिएशन, उसने कहा कि हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई, हमारे लिए जो मास्क और जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, किट की, जो व्यवस्था नहीं थी। ये सारी चीजें जो समाज की विसंगतियां हैं, समाज में जो भेदभाव है, समाज में जो नफरत का पूरा ताना बाना है, ये मुझे लगता है बहुत ही क्रूड फॉर्म में हमारे सामने आया। और इसके सामने आने से कम ये हुआ कि हम ये नकार नहीं सकते कि ऐसी चीजें हमारे समाज में हैं। तो एक तरफ तो इंसानियत है, जहाँ पे एक जो नागरिक है दूसरे नागरिक की मदद के लिए आ रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत जितना उसके बस में है। वहीं दूसरी तरफ जो सिस्टम है, वो सिस्टम पूरी तरह से मेहनतकश भारत के, इस अदृश्य भारत के प्रति असंवेदनशील बना रहा, अंत तक अभी तक बना हुआ है।
जब इतने लाख मजदूर वापस चले गए, तब जाकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आपको ये करना चाहिए था। इससे पहले जब लोग जा रहे थे तब नहीं गए। हालांकि जो उच्च न्यायालय है उनका बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक रवैया रहा। उन्होंने अदालतों पर, सरकारों पर दबाव डाला। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे लोकतंत्र की जो विसंगतियां हैं, जिसके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में भी कहा था कि ये जो डिफरेंस है कि हम तो एक संविधान बना रहे हैं जिसमें राइट टू इक्वालिटी है, अनटचेबिलिटी एबोलिशन है, राइट टू लाइफ है, सबको बराबर देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा समाज इन विसंगतियों से जुड़ा हुआ है, अगर इन विसंगतियों को हम ठीक नहीं करते तो संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान के जो नीति निर्देशक चीजें हैं, उनको हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो आज जो सबसे बड़ा संकट हमें दिखाई दे रहा है, वो संकट वही दिखाई दे रहा है जिसके बारे में इशारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस समय किया था। और शायद ये एक ऐसा जंक्शन, ये ऐसा मोड़ है जहां पर अब जो ये दृश्यमान हुआ है अदृश्य भारत, शायद इसे वापस अदृश्य कर पाना इतना आसान नहीं होगा। इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह ये कि अर्थव्यवस्था रसातल में है। बड़े पैमाने पर लोग जो आंकड़े आए हैं इंस्टीट्यूट से, 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरियां एक महीने में चली गई हैं। तो ये जो एक घनघोर महामंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसमें जिंदा रहने की जो एक लड़ाई चल रही है, यह लड़ाई और तेज होगी और ये स्वर और तेज होंगे। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बतौर भारतीय, बतौर इंडियन, बतौर एक देशभक्त हमें यह सोचना होगा कि भारत का यह जो 70-80% हिस्सा है, यह कैसे जिंदा रहे, कैसे स्वस्थ रहे और कैसे अपने अधिकारों के साथ लैस रहे। इसके अधिकारों को वंचित करने की जो पूरी प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जहां हम सो कॉल्ड रिफॉर्म सुधार के नाम पर मजदूरों से 12 घंटे काम करा रहे हैं, इनका विरोध होना बहुत जरूरी है। कल जिस तरह से पूरे देश भर में एक राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पे मनाया गया, तो मुझे एक अच्छी पहल ये लगती है कि मजदूर अब अपने लिए खुद बोले कि उसी तरह से जैसे अमेरिका में जो नस्लवाद है, जो भेदभाव है, उसके खिलाफ वहां पर एक आवाजें उठ रही हैं। कोरोना में जो सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग थी, वो जो शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग, वो अपने आप में बहुत समस्याग्रस्त है। हमें चाहिए कि हम शारीरिक रूप से दूरी रखें। अब तो खैर कोरोना में सारे लॉकडाउन भी खुल गया है, लेकिन ये जो चीजें हमारे सामने आई हैं, ये बहुत अहम है। उनको हम कैसे बनाए रखें, उनके ऊपर लगातार एक पावर ग्रुप के तौर पर, ग्रुप के तौर पर मुद्दों को हम जितना उठा सकें, जितनी जगह तक पहुंचा सकें, तभी मुझे लगता है कि ये जो संकट है, इस संकट से हम सही मायनों में डील कर पाएंगे, इससे निपट पाएंगे और स्वस्थ सम्मानजनक भारत का निर्माण कर पाएंगे। शुक्रिया। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ चिंटू मैडम बोलिए। तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ भाषा सिंह जी का, जिन्होंने पूरे देश के मार्मिक रियलिटी को, क्रूड रियलिटी को हमारे सामने रखा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम सबको सबसे पहले अपने अंदर के वायरस को, नफरत के वायरस को खत्म करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंस होते हुए और पूरे देश के अंदर जो त्रासदी है, जो संकट है, उसमें हम अपने आप को किस तरीके से शामिल कर पाए, संहिता को कैसे बनाए रखें और अदृश्य भारत की इस कड़वी सच्चाई को हम सबके सामने रखने के लिए मैं भाषा सिंह जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करती हूँ। धनंजय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह करूंगी धनंजय सर से कि वो अपनी बात को रखें। सर धनंजय सर, जो लिंक दिया हुआ है, हाँ उसी पर ऑन करिए ना। थैंक यू डॉक्टर चिंटू। एंड मैं
अंजबी सिंह कॉलेज विक्रमगंज रोहतक का, और प्रिंसिपल डॉक्टर एस भास्करन जी का और भाषा जी का शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे सुनने को मौका मिला और इस पे बातचीत करने का मौका मिला। बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता था वो भाषा जी ने कह दिया है, और वो उसको मैं कुछ रिपीट नहीं करूँगा, और काफ़ी जो बिंदु थे उन्होंने काफ़ी पुरजोर तरीके से उसको उठाया। मैं दो तीन मुद्दों पे ही अपना ध्यान आपका ध्यान या हम सबको मैं चाहूँगा कि हम लोग उस पर डिबेट करें और डिस्कस करें। अंबेडकर ने लोकतंत्र को, अगर हम अंबेडकर से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो अंबेडकर ने लोकतंत्र को एक संबंध जीवन कहा था, एसोसिएटेड लाइफ कहा था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। अगर हम अगर इसको याद रखे होते तो बहुत सारी चीजें शायद भारत में आज जिस स्थिति में है वो रहती नहीं। तो अंबेडकर का यह कथन कि लोकतंत्र एक संबंध जीवन है, एसोसिएटेड लाइफ है, बहुत ही मायने रखता है। लेकिन उसको राज्य और इस पूंजीवादी दौर में भुला दिया है कि लोकतंत्र को हम एसोसिएटेड लाइफ कह सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन मार्क्स ने कहा था मजदूरों को लेके या मेहनत कश जनता को लेके कि जिंदगी तभी शुरू होती है जब काम खत्म होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहाँ पे जिंदगी खत्म हो रही है और कहाँ पे काम खत्म हो रहे हैं। और बहुत तरह से अगर आप विजुअल मीडियम देख रहे हैं या अखबारों में पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा परिदृश्य डिस्टर्ब कर सकता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके कॉलेज का कि इसका जो टाइटल ही रखा गया है, कोरोना काल दृश्यमान होता दृश्य भारत। वैसे तो कई तरह से भारत को समझा जा सकता है, लेकिन इस विषय के संदर्भ में दो बातें कहना चाहूँगा कि जनरली हम दो दृष्टिकोण में भारत को समझने की कोशिश कर सकते हैं। कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन अभी के संदर्भ में दो दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और पहला दृष्टिकोण जो पिछले 25-30 साल से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, उसको हम लोग नव उदारवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं, इसको न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो भारत की एक छवि वैश्विक कारणों से ये न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव या नव उदारवादी दृष्टिकोण भारत की छवि को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। और भारत की जो वैश्विक छवि बनाई गई है, वैश्विक छवि के कारण में नव उदारवादी फायदा बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसमें बाजार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरे शब्दों में जो बाजार आधारित हमारी छवि है, जिसको मार्केट फ्रेंडली देश कहा जा सकता है, वो वही डिस्कोर्स में है 25-30 साल से, जिसको हम लोग पॉलिसी एनालिसिस और पॉलिसी विमर्श बोलते हैं। अब तो ये नौ उदारवादी दृष्टिकोण से क्या है भारत की वैश्विक छवि। अगर आप बहुत सारी मैगजीन और इकोनॉमिक्स से लेके जो वैश्विक मीडिया है या जो बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं, हमारे शासक जो हैं या हमारे जो जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो जनता की ओपिनियन से ज़्यादा रेटिंग से डरते हैं। रेटिंग्स जो दुनिया मूडी रेटिंग्स होती है कि भारत का आर्थिक विकास कितना होगा, तो ये जितना, और एक रिफॉर्म शब्द है, रिफॉर्म शब्द एक पॉजिटिव होता है, लेकिन रिफॉर्म शब्द जब शब्दों में आता है भारत में नव उदारवाद में यूज होता है, तो सुधार कुछ भी अगर सुधार के लिए कहा जाए तो आप समझ जाइए कि वह अधिकारों पे हनन या अधिकारों पे अटैक होना चाहता है। तो भारत की जो वैश्विक छवि है वो मार्केट फ्रेंडली बनाने के पीछे न्यू लिबरलिज्म या नव उदारवादी दृष्टिकोण की बहुत ही भूमिका रही है, जिसमें आर्थिक ताकत, भारत एक आर्थिक ताकत है, भारत एक वैश्विक ताकत है, भारत एक क्षेत्रीय ताकत है, भारत एक प्राथमिक निवेश वाला क्षेत्र है, भारत एक मजबूत मध्यम वर्ग वाला देश है जिसकी क्रय शक्ति बाजार के लिए बहुत जरूरी है। तो मिडिल क्लास को लेके और भारत को लेके जो छवि बनाई गई है वो दुनिया में एक इम्पोर्टेंट नैरेटिव के तौर पे काम करती है। अगर आप सर्वे करेंगे, मैं अपने क्षेत्र से अपने एकेडमिक लाइफ से ही बात करना चाहूँगा, तो पिछले 25-30 साल में, अभी शायद थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे तो मिडिल क्लास पे बहुत सारी किताबें आनी शुरू हुई थी और मेहनत कश जनता के बारे में किताबें अदृश्य होने लगी थी। ऑफकोर्स कुछ अपवादों को छोड़ के
कुछ अपवाद तो हमेशा ही रहेंगे जिन्होंने मेहनत कर जनता की आवाज़ें उठाई, लेकिन मिडिल क्लास और राइजिंग मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पे बहुत सारी किताबें आने लगी। तो ये जो नव उदारवादी सोच है वो भारत की एक छवि बनाई गई, जिसमें जो एक वैश्विक पटल पे लाया गया। लेकिन ये जो नव उदारवादी दृष्टिकोण से भारत की जो छवि बनाई है, जिसके ये कारण थे, उसने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को गायब कर दिया भारत से। और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि जो अदृश्य भारत, जिसके संदर्भ में ये सेमिनार भी है, कि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अदृश्य भारत की बात करता है। तो यहाँ पे अगर हम बैटल की बात करें और या दो तरह के पोजीशंस की बात करें, तो एक तरफ हम पाते हैं कि नव उदारवादी दृष्टिकोण है जो एक मार्केट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट को लेकर ही सदैव चिंतित रहता है। एक तरफ हमारे पास लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? अगर हम देखें भारत के बारे में जानने समझने की कोशिश करें, तो भारत को समझना बिना मेहनत कर समाज को समझे बिना संभव नहीं है। मेहनत कर समाज भारत की जीवनी है, लाइफ है। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो काम कर रहे हैं हर सेक्टर में, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर हम ILO के सर्वे से जाएं तो 85 से 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, और जिनको न्यूनतम मजदूरी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो भारत का जितना भी लेबर फोर्स है, जितना भी श्रमिक वर्ग है, उसमें से करीब 85 से 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको न्यूनतम मजदूरी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और इसमें से जो जिनको हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, उनमें से करीब 90% लोग नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं। मतलब कि उनका जो जीवनी है वो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट रहता है। इस बारे में अब अगर बात करने की कोशिश की जाएगी तो बात नहीं की जाती है। और हम पिछले ये 25-30 साल से हो रहा है, लेकिन अगर हम पिछले 10 दिन में देखें तो भारत की राज्य सरकारें जिस तरह से लेबर लॉज को सस्पेंड कर दी हैं 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो पिछले जिसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं, जिसका हम शुरू से 25-30 साल से हम लोग हनन देख रहे हैं लेबर, वो होता रहा है ये नव उदारवादी दौर में। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है श्रम सुधार, लेबर रिफॉर्म। एक्चुअली रिफॉर्म अपने आप में बहुत पॉजिटिव वर्ड है, बट जब नव उदारवादी दौर में इस शब्द का यूज होता है तो एक निगेटिव या नकारात्मक चीज बोलता है। तो श्रम सुधार का मतलब श्रम अधिकारों पे हनन। तो जहाँ पे मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों या मेहनत कश जनता को सहायता पहुंचानी चाहिए थी, ये भारत की मेहनत कश जनता का समाज है, वहाँ पे हम सबसे पहले अटैक करना शुरू करते हैं लेबर लॉज पे। हम इसको श्रम सुधार बोलते हैं। अब क्या है भारत की दूसरी जो भारत की वास्तविकता है? अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें तो हमारा जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये दुनिया के सबसे कम देशों में से एक है। अगर ब्रिक्स के देशों में देखें या बहुत सारे देशों में देखें तो भारत ये 24-25% के करीब आता है। लेकिन अगर आप और भी वास्तविकता में जाएंगे जिसमें SC ST वुमेन माइनॉरिटीज, वो उनका परसेंटेज और भी कम आएगा। स्वास्थ्य को लेकर अगर हम देख रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग मैप बनता है। अगर आप देखिए कि प्राइवेटाइजेशन, और ये ग्लोबली ये वैश्विक तौर पे सही हो सकता है, उन क्षेत्रों में हेल्थ, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ हुआ, जहाँ पे हेल्थ का और स्वास्थ्य का निजीकरण बहुत ज़्यादा हुआ, वहाँ पे ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा आई, और जिसको हम कोलैप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। उसमें ये हुआ कि जब ज़रूरत थी इस पैंडेमिक में या इस महामारी के दौर में स्वास्थ्य सेवाओं की, वहाँ पे हर चीज़ पहले ही निजीकरण कर दिया गया था। तो ये जो समस्याएं हैं, कोरोना समय से काल से पहले की समस्याएं, जो नव उदारवादी काल की समस्याएं हैं, लेकिन कोरोना काल में इसका आना और इसको दिखना एक हमारे सामने एक स्टार्क रियलिटी के तौर पे प्रेजेंट करता है। बट ये रियलिटी थी 25-30 या 40 साल से जो हम
नव उदारवादी एक मॉडल लेके चल रहे हैं और सेलिब्रेट करते हैं, वो दुनिया में अपने को निवेश का सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हैं, उसके पीछे ये जानना जरूरी है कि यहाँ की 80 से 85 से 90% मेहनत कर जनता को संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षा का स्तर में GVR सबसे कम देशों में एक है। स्वास्थ्य का निजीकरण और लगातार कम पैसा राज्य सरकारों केंद्र सरकारों के द्वारा दिया जाना स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब करीब कोलैप्स कर लिया है। अगर हम गरीबी, भूखी और बेरोजगारी में भारत के बारे में बात करना चाहें तो अगर हम गिनी कोएफिशिएंट के आधार पर जाएं तो भारत सबसे असमान समाजों में से एक है। ऑक्सफैम 2020 के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो देश के 1% अमीरों के पास 70% आबादी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा धन है, और देश के 63 बिलियनियर्स के पास देश के बजट से ज्यादा पैसा है। तो अगर हम ये अगर हम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सब दिखेगा कि ये सच्चाई है। एक थॉमस पिकेटी और बाकी लोगों का जो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एनालिसिस है, उसमें ये बात आती है कि भारत 1922 के बाद से सबसे असमानता के दौर में गुजर रहा है। 1922 से इनकम टैक्स लागू हुआ था, उन्होंने उसी के आधार पर डेटा निकाला कि भारत में जो इनइक्वालिटी बढ़ी है, इनकम इनइक्वालिटी, वो लोग वेल्थ इनइक्वालिटी पे काम नहीं किए हैं, तो इनकम इनइक्वालिटी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर हम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखें, जिसको अदृश्य भारत कर दिया गया है, तो वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर शोषण और भेदभाव पे बात होनी चाहिए थी और इसके खिलाफ संघर्ष होना चाहिए था। और सांप्रदायिकता जिस उभार के तौर पे हम देख रहे हैं, उसकी जगह जिस तरह से हम सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को लेके आए थे, उसके लिए संघर्ष होना चाहिए था। लेकिन नव उदारवादी दृष्टिकोण ने इस लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को दबा दिया या साइड कर दिया, जिसमें ये बातें हम स्ट्रीम डिस्कोर्स में नहीं ला पाते हैं। अब 25-30 साल से नव उदारवादी दृष्टिकोण बहुत ही हावी रहा है, अगर पूरे पॉपुलर डिस्कोर्स में जाएं तो उसके कारण भी हैं, और उसका एक उसके पीछे पूरा डिजाइन है कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं, बट पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण उभर के आता है। तो कोरोना काल में जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण जिसमें लोग महत्वपूर्ण रहते हैं, बाजार नहीं, उसको फिर से बड़े पैमाने पर उजागर किया है। और इस अदृश्य भारत जो हमेशा हम सबके सामने है, यह अदृश्य भारत हम सबके सामने है, को सरकारों के सामने दृश्य बनाया है। सरकार की गवर्नमेंट, आप इन चीज़ों का कॉन्विजेंस लीजिए, आप समझिए इन बातों को, और जो स्टार्क रियलिटी दिख रही है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्किंग क्लास है, उनकी जो प्राइड दिख रही है, आप उन पे अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से ज़्यादा बात करें तो वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरत है। जो अम्बेडकर ने बोला था कि लोकतंत्र एक संबंध जीवन एंड एसोसिएटेड लाइफ है। अगर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को लेके जो संघर्ष चलने चाहिए चलेंगे, और सरकारों को लोकतांत्रिक दृष्टिकोण सुनना चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है नव उदारवादी दृष्टिकोण से। और मुझे लग रहा है कि जितनी ही जल्दी हम सब अगर नव उदारवादी दृष्टिकोण को खत्म कर सकें या उसके खिलाफ संघर्ष तेज हो सके, उतना ही लोकतंत्र और मेहनत कर जनता के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय सर। पूंजीवादी व्यवस्था और नवउदारवादी व्यवस्था के कारण जो गैर बराबरी हमारे समाज में उत्पन्न हुई है, उसी का असलियत आज हमारे अदृश्य भारत को दृष्टिगत होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था इस पूरी त्रासदी के पीछे इसका कारण बनी। जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज की लूट हुई, जिस तरीके से नेचर के साथ हम लोगों ने खिलवाड़ किया, उसकी एक देन है कि आज मनुष्य के ऊपर ये भारी त्रासदी आ पड़ी है।
हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार है धनंजय सर का, भाषा सिंह जी का। अब हम प्रश्न आमंत्रित करेंगे। मैं कुछ समय के लिए अनम्यूट कर देती हूँ पार्टिसिपेंट्स को। जो लोग भी सवाल करना चाहें वो सवाल करें और हमारे स्पीकर्स उनका जवाब देंगे। हेलो सर, धनंजय सर। हेलो धनंजय सर। जी बोलिए। हेलो जी, डॉक्टर अलाउद्दीन अंसारी अजीजी सर फ्रॉम पीजी डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, एसपी जैन कॉलेज सासाराम। आपने बहुत स्पष्ट सफाई के साथ कहा सांप्रदायिकता का उभार हुआ है इस लॉकडाउन पीरियड में और भाजपा मुखी सरकार में, इस सेकंड टर्म में खास तौर से। इस पर कुछ और विस्तार से सर आप थोड़ा सा और बहुत सफाई से आपने इसको स्वीकारा है। इसका फॉर्मेट क्या है कि हम सारे प्रश्न लें फिर जवाब दें या क्या है? नहीं, सारे पर्सनल जवाब नहीं, जो मुंह से बोलकर पूछ रहे हैं अभी के समय में, वो 2-3 क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक, समय का अभाव है। अभी कोई सवाल था तो एक साथ पूछ सकते हैं। एक अजीजी सर ने सवाल किया और भी कुछ लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं, करिए, फिर एक साथ सर जवाब देंगे। धनंजय सर, एक और बात आपने बहुत अच्छी बात कहा कि राइजिंग मिडिल क्लास की बात आपने की। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को गायब कर दिया गया है। ये बड़ा दर्दनाक पहलू है हमारे इस 7 दशक के इतिहास में। इस पर भी थोड़ा सा और आप चर्चा करें तो। जो प्रश्न है अजीज जी साहब, वो अपना प्रश्न करिए। यही प्रश्न है, वक्तव्य रख चुके हैं। इसको थोड़ा सा स्पष्ट और क्या है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को गायब कर दिया गया। उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया है इस पर। आपका उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप रेज करिए। और कोई पार्टिसिपेंट्स? ठीक है, मैं इस पे जवाब पूछ दूं, मतलब इस चिंटू। हेलो, हाँ, जो आपका प्रश्न है वो मुझे लग रहा है कि दो तीन चीजें हैं। अगर आप ग्लोबली देखेंगे, तो एक ट्रेंड दिखता है ग्लोबली, जिसको हम इमर्जेंस ऑफ कम्युनलिज्म बोल रहे हैं। और इमर्जेंस ऑफ, जब हम सांप्रदायिकता बोल रहे हैं, तो अगर हम तीन देशों का अगर हम उदाहरण दें तो वो बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। कई देश हो सकते हैं। अगर हम अमेरिका, ब्राजील और इंडिया के बारे में बात करें तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है और जो आर्थिक असमानताएं हैं, उस पे राज्य बहुत सारी सरकारें उस मुद्दे पे बात नहीं करके उसको या तो रिलीजियस मुद्दा बनाती हैं या रेशियल मुद्दा बनाती हैं। तो वो रेशियल मुद्दा अगर उस यूएस के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो आप देख सकते हैं, और एक रिलीजियस मुद्दा जो होता है वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। जो हम क्राइसिस देख रहे हैं भारत में, वो नव उदारवाद की क्राइसिस है। लेकिन जो प्रेजेंट किया जाता है पॉलिटिकल वोकेबलरी में और पॉलिटिकल क्लास के द्वारा, वो उसको रिलीजियस एंगल में प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म की जो क्राइसिस है वो स्टेट सॉल्व करना नहीं चाहता है, और उसको डाइवर्जेंस करने के लिए और उसको हाइड करने के लिए उस पूरे डिस्कोर्स को रिलीजियस डिस्कोर्स के तौर पे तब्दील कर दिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इमर्जेंस ऑफ कम्युनलिज्म के तौर पे हम देख सकते हैं, या रेसिज्म के तौर पे यूएस में देख सकते हैं। दूसरा जो है मिडिल क्लास के संदर्भ में जो मैं कहना चाहूंगा, अब देखिए, मिडिल क्लास का डिस्कोर्स जो है वो बहुत ही एक चालाकी भरा कदम था एकेडमिक डिस्कोर्स में और बहुत सारे डिस्कोर्स में। क्लास को हम जनरली
प्रोडक्शन से समझते हैं। जो वर्क होता है उसके पास कैसे उसको कितना वेतन मिल रहा है, वो किस क्लास में आ रहा है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है। लेकिन जो पिछले 25-30 साल से डिस्कोर्स आए हैं, वो 25-30 साल से जो डिस्कोर्स आए हैं वो डिस्कोर्स हैं मिडिल क्लास पे। अब मिडिल क्लास का क्या डिस्कोर्स है, अगर आप एकेडमिक राइटिंग और न्यूज़पेपर राइटिंग में देखेंगे तो मिडिल क्लास का जो डिस्कोर्स है वो कंजप्शन के आधार पे है, वो इनकम के आधार पे नहीं है जनरली। तो जो शिफ्ट हो रहा है इनकम के से कंजप्शन पे, वो एक खतरनाक शिफ्ट है, क्योंकि हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि कितने लोगों का इनकम तो खत्म हो गया, इनकम जा रहा है, बस हम ये देख रहे हैं कि कितने लोग कंज्यूम करने की पोजीशन में है, कंजप्शन कर रहे हैं। तो जो डिस्कोर्स शिफ्ट हो रहा है इनकम से कंजप्शन पर, वो एक्चुअली बहुत ही वेल डिजाइन और न्यू लिबरलिज्म एकेडमिक डिस्कोर्स का ही हिस्सा है, जहां पे मिडिल क्लास को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दो मैं अभी क्लियर, ये इस पे हम दो मैं बात इस पे करना चाहता हूँ। और कोई सवाल है किसी के पास तो पूछ सकते हैं, भाषा मैम और रजिस्टर से। मेरा नाम सीमा है, डॉक्टर सीमा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रोहतास महिला कॉलेज। मेरा जो क्वेश्चन है वो भाषा मैम से है। जैसे कि भाषा मैम ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को बताया, समझाया कि कैसे अदृश्य भारत अभी के समय में कोरोना काल में अपने प्रकट रूप में सामने आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र जो है वो बहुत कमजोर हो रहा है, जिसके लिए था कि हाँ हम समानता से रहेंगे, सबको स्वतंत्रता मिलेगा। तो मेरा ये सवाल है कि इस स्थिति में कैसे हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करने का उपाय क्या हो सकता है। और धनंजय सर आपका भी बहुत अच्छा था। और आपसे एक सवाल है सर कि ये आर्थिक विषमता जो है, जो इनकम इनइक्वालिटी जो हमारे देश में बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए क्या किया जाए, क्या उसके क्या उपाय हैं? यही दो सवाल है मेरे। क्या सवाल पूछ दिया तुमने। भाषा मैम जी, जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र बहुत कमजोर हो गया है, कमजोर दिख रहा है, इसे मजबूत करने के लिए क्या कहा जाए। तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये माने कि कुछ कमजोरियां हैं, कुछ विसंगतियां हैं। अभी तक हम ये करते रहे कि जाति की गंदगी हमारे समाज में है, लेकिन हम उस पर एक बहुत अच्छा सा महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं के संदर्भ में आप कहिए तो एक पर्दा लगा देते हैं, है ना। पैट्रियार्की है, पितृसत्ता है, उसको भी पर्दे से ढक देते, कहते नहीं नहीं हमारे यहाँ तो है ही नहीं, गैर बराबरी हमारे यहाँ है ही नहीं। तो ये एक जो कोरोना काल में ये जो चीज हुई है कि सारी चीजें सामने आई हैं, तो पहली बात जो सामने आ रहा है इसे हमें लोगों को स्वीकार कराना। लोगों में जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी वो लोग जो अभी तक नहीं मान रहे थे, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक हैं, उनको पहुंचाना। और दूसरा कि हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। जैसे आप पढ़ाने का काम करती हैं, मैं लिखने का काम करती हूँ, कोई वकील होगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, अलग अलग जो हमारे काम हैं, उन कामों में जहां जहां हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो घर है, परिवार है, समाज है, जिस जगह पे हम रहते हैं, मुझे लगता है कि अब ये मौका है कि हम बहुत मजबूती से ये कहें कि ये जो दिशा जा रही है देश की, यह गलत है, यह सही नहीं है, ये सही ढंग का विकास नहीं है। हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों में हमने डर के मारे बोलना बंद कर दिया। हमें गलत होता दिखाई तो देता है, लेकिन हम अपने को बचाने के चक्कर में, अपने प्रियजनों को बचाने के चक्कर में गलत को गलत नहीं कहते, सही को सही नहीं कहते। तो ये एक अवसर है, क्योंकि लोकतंत्र हमारे और आपके लिए जरूरी है। लोकतंत्र खास तौर से इस देश की औरतों के लिए जरूरी है, इस देश के वंचित समाज के लिए जरूरी है। डेमोक्रेसी किसको चाहिए? डेमोक्रेसी तो उसको चाहिए जिसके पास पावर कम है ना। बाकी तो जो लोग हैं वो तो चाहते ही कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, एक तरह का सैन्य शासन हो जाए, एक तरह के धर्म का राज हो जाए। लेकिन हम एज अ वुमेन, बतौर महिला, हम तो नहीं चाहते पीछे जाना, क्योंकि हमारे लिए पीछे तो कुछ अच्छा नहीं है। बहुत मुश्किल से यहाँ तक हम पहुंचे हैं।
तो ये हमें अपनी आवाज बहुत बुलंद करनी पड़ेगी। ये एक मौका है जहां प्रवासी मजदूरों की वजह से ही सही, इतने बड़े क्राइसिस की वजह से ही सही, ये सारी आवाजें उठ रही हैं। तो लोकतंत्र को मजबूत करने का मतलब है कि जो राइट टू डिसेंट है, असहमति का अधिकार है, उसका हम इस्तेमाल करें, संविधान का इस्तेमाल करें, संविधान की जो विभिन्न धाराएं और लोगों तक पहुंचाएं, बात करें। हमारे अपने ग्रुप्स हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जो भी स्पेस है, हमारे लिए ये स्पेस लगातार कम होता जा रहा है। तो ये जो स्पेस, दरवाजा जैसे बंद होने लगता है तो हम अपना पैर भिड़ा देते हैं ना, कि दरवाजा पूरा बंद ना हो। तो वही हमें अभी करना होगा तमाम लोगों को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि जो दरवाजा बहुत तेजी से बंद हो रहा है वहां पूरा दम लगा के हम अपना पैर लगा दें, अपना हाथ लगा दें। हमें चोट लगेगी, ऐसा नहीं, ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, इसमें चोट हमें लगेगी, लेकिन वो चोट इसलिए उठाएं क्योंकि हम अपना, अपने बच्चों का और आने वाले समय के लिए एक अच्छा बेहतर भारत बनाना चाहते हैं। तो ये जोखिम उठाना इस समय तमाम भारतीयों के लिए, तमाम महिलाओं के लिए, तमाम दलित, आदिवासी, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए बेहद जरूरी है कि हम ये माने कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 2019 कॉन्स्टिट्यूशन के नाम का साल है। पहली बार मैंने देखा देश में कि महिलाएं अलग अलग वजहों से सही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आगे आई। एनटीसीए, नागरिकता संशोधन कानून पर जो पूरे प्रोटेस्ट चले देश भर में, मैंने इससे पहले, मुझे याद नहीं पड़ता है कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते थे, तो मीडिया में जैसे ही फोटो देखते थे सोचते थे शायद दलितों का कुछ होगा जी, यही लोग बोलते थे मीडिया वाले। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि संविधान हर जगह फैल गया। वही जरूरत इस समय है कि हम ये कहें कि नहीं, ये सवाल सिर्फ 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ का नहीं है जो मजदूरों की संख्या बता रही है सरकार। यह सवाल मेरा है, चिंटू का है, धनंजय जी का है, अरुण जी का है, जितने लोग हैं, सीमा का है, सब लोगों का है। तो ये हमें महसूस कराना होगा कि लोकतंत्र हमारे लिए जरूरी है, और हम इसे बचाने के लिए जो भी हमारे पास तौर तरीके हैं, लिखना, पढ़ना, बात करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, और जो खौफ दिमाग में तारी कर दिया गया है इसे दूर करना, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। धनंजय सर, आपके लिए एक सवाल था। हाँ, उस पर बात मैंने की थी। अब उस पर और थोड़ा बात बाद में किया जा सकता है, जैसे कि अभी शायद समय नहीं होगा। लेकिन मैंने एक बात की थी कि अगर हम ये लोकतांत्रिक तरीके से पहले सोचना तो शुरू करें, वो बहुत ही जरूरी होगा ये जो इनकम इनइक्वालिटी दूर करने के लिए, क्योंकि हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। और पहली बात है कि जो पूरा का पूरा जो आर्थिक विश्लेषण है भारत में, और जो वो एक 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 पूंजीवादी, नो पूंजीवादी तौर के, पूंजीवादी रूप के तौर पे मान्यता प्राप्त करता है, उसको खत्म करना होगा। और वो मान्यता क्या है कि हर व्यक्ति नागरिक नहीं, कंज्यूमर है। जिस दिन अगर आप कंज्यूमर का तो राइट सिर्फ परचेजिंग पावर से ही होता है, लेकिन नागरिक का अधिकार लोकतंत्र का अधिकार है, जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, जिसको पीपल सेंट्रिक डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, उसके कई फॉर्म्स आ सकते हैं। इनकम बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी को हटाने के लिए आपको इनकम जो कैप है, इन जो वेल्थ का कैप है, जो टैक्सेशन का प्रोसेस है, ये या जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं, जो नीडी हैं, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम गारंटी है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन मोड ऑफ प्रोडक्शन है, बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे चीजें हैं, मतलब उस पर बात की जा सकती है और हैं वो ऑलरेडी। लेकिन वो सुनना कौन चाहता है? सुनाना बहुत जरूरी है इन सारे अल्टरनेटिव्स और वैकल्पिक सोर्सेज के बारे में। और ये तभी सुनाया जा सकता है जब हम ये नौ उदारवादी, पूंजीपतिवादी आधारित जो एक मॉडल बना लिए सच्चाई, अगर उसको हम त्याग सकें। ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम हम एक अंतिम सवाल लेते हैं। अगर कोई सवाल करना चाहे, एक अंतिम सवाल, उसके बाद हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। कोई और सवाल है?
यस मैम, मेरा जी। सवाल है भाषा मैम से। जी प्रांजल। मैम हम ये पूछना चाहते हैं भाषा मैम से, क्या कारण है कि हमारे विकास की जो अवधारणा है ये पश्चिमी मॉडल से अपनाया जाता है? क्यों हम पश्चिम के मॉडल को अपना के भारत में उसी विकास के मॉडल को आरोपित करना चाहते हैं? पैमाना क्या पश्चिमी देश ही है हमारे विकास के लिए? जी, आपने जो कहा कि पश्चिमी देश ही भारत के विकास का मॉडल है, मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि पश्चिमी देश हैं कि नहीं है, इस पर भी हम एक अलग बात उठा सकते हैं। और खास तौर से इस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकल को वोकल करिए और बाकी सारी चीजें बहुत बड़े दावों के साथ, आत्मनिर्भर भारत के साथ, तब हमें ये भी सोचना होगा कि पश्चिम और पूर्व का सवाल है या पूंजी और श्रम का सवाल है। सवाल है कि जो विकास का मॉडल है, विकास किसका विकास, विकास की डेफिनेशन क्या, मैंने अपनी बात में भी रखा। सवाल ये नहीं है कि पश्चिम बुरा है और पूर्व अच्छा है। यहाँ मुझे लगता है कि आज के दौर में कम से कम इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने से इसलिए फायदा नहीं, क्योंकि विकास को लेके कई मॉडल्स हैं जिसपे हम बात इस सेमिनार में या इस सवाल जवाब में नहीं कर सकते। लेकिन विकास अपने आप में, हम जब विकास की बात करते हैं तो किसका विकास, श्रम का विकास है, पूंजी का विकास है? क्योंकि अभी जो विकास का भारत में हिसाब चल रहा है, वह विकास ये चल रहा है कि कुछ लोग हैं, अब सारे आंकड़े हैं कि 1% लोगों के पास 70%, 77%, 80% संपत्ति है। हमारा जो सारा का सारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, भारत में भी वही है और तमाम और जो पूंजीपति देश हैं वहां पर भी वही है कि लगातार जो खाई है अमीर और गरीब की, यह बढ़ती जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम बात करें, सवाल उठाएं, तो हमें ये सबसे पहले कहना है कि पूरब के मॉडल हो, पश्चिम का मॉडल हो, ये जो मॉडल है जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाता है, चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाता है, अंबानी और अडानी सरीखे लोगों को फायदा पहुंचाता है और बाकी लोगों को बाहर करता है, यह विकास का मॉडल देश की जनता के खिलाफ है, यह मॉडल नहीं चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ जो श्रम है, जो लेबर है, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। आप पाएंगे कि इतने सालों में, अभी कोरोना से पहले तक हमारी आवाजाही तमाम जगहों पर थी, आप तमाम जगहों पे जाके काम कर सकते थे। अभी जो हो रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बाकी सरकारें हैं, वो कह रही हैं कि नहीं, आपको हमारे मजदूरों को ले जाना होगा तो आपको हमसे मंजूरी चाहिए होगी। यह श्रम विरोधी मॉडल है। यह मॉडल देश की जनता ही के खिलाफ नहीं, लेबर के राइट्स के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये भी सोचना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में धनंजय जी ने भी कहा कि जब हम सुधार की बात करते हैं कि सुधार होने चाहिए, श्रम सुधार, तो सबसे पहले डर लगता है श्रमिक को। जैसे इस बार लगा श्रमिक को कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने चाहिए। ये तो मॉडल न पूरब का है न पश्चिम का है। पूरी दुनिया में मजदूरों ने बहुत मुश्किल से खून बहा के जो संघर्ष किया, उसकी वजह से काम के घंटे निर्धारित हुए, उसकी वजह से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हुई। तो ये सारी चीजें जो हमने बहुत मुश्किल से हासिल की, उन्हें जिस तरह से छीना जा रहा है, वापस किया जा रहा है। जिस समय कोरोना संकट चल रहा है, आप पाएंगे कि इस समय सबसे ज्यादा हमारी आपकी मेहनत की कमाई से जो कंपनियां खड़ी हुई थी, जो पीएसयूज थे, जो सरकारी कंपनियां थी, सरकारी क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट था, उनको आप धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि विकास है। ये सारी जो अवधारणाएं हैं विकास को लेकर, इन पर सवाल उठाना कि ये विकास नहीं है कि हम अपनी जो सरकारी कंपनियां हैं उनको बेच दें, उनमें विनिवेश कर दें, है ना। सारी शब्दावली भी देखिए, उसी हिसाब से उद्योगपतियों को फायदा देने वाली परिभाषाएं, भाषा हमने विकसित की और हमने उसे वैसे ही मान लिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स में वही पढ़ाया जाता है। मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही हूँ और क्लास में भी बैठ के मैं यही सोचती थी कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो सारी चीजें हम कर रहे हैं मजदूर के खिलाफ और बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की। जब मैं नीति आयोग के लोगों को सुनती हूँ, कि रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ, तो ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है कि ये जो सारी चीजें हमने की है कि मजदूरों को, गरीबों को, और उनके पक्ष में जब हम बात करते हैं तब सब्सिडी की बात करते हैं। अब देखिए उज्ज्वला वाली चीज, वहां तो आपने कहा कि सब्सिडी वापस करनी चाहिए, मजदूर को, गरीब को गैस मिले।
हमने कभी नहीं कहा कि अरे भाई आप उद्योगपतियों को जो इतनी सब्सिडी देते हैं, इतनी रियायत देते हैं, वह क्यों देते हैं? आप सेस बनाते हैं, वहां तमाम अधिकार आप हटा लेते हैं। तो ये जो हमने पूरा विकास का मॉडल खड़ा किया और जो इस समय चल रहा है कोरोना आपदा की वजह से, लॉकडाउन आपदा की वजह से, यह एक अच्छा अवसर है क्योंकि ये एक्सपोज हो गया। इसने बताया कि इसने देश की अधिसंख्य आबादी का विकास नहीं किया, वह भूखों मर रही है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, वह अपना प्राण त्याग कर सड़क पर चल रही है, गांव वापस जा रही है। सो आपने जो शहर का विकास किया वह फर्जी था, वह नकली था। ये एक ऐसा मौका है जिस समय कायदे से यह सवाल उठना चाहिए कि जो भी विकास हो वह जनता के पक्ष में, श्रमिक के पक्ष में, मेहनतकश के पक्ष में, किसान के पक्ष में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ाने वाला, क्योंकि हर देश का मॉडल अलग है। हमारे देश में आज भी अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें 60 से 70% लोग कृषि पर हैं। ये कोरोना के संकट में जो लोग वापस गए तो ये परसेंटेज निश्चित तौर पे और बढ़ेगा। तो ये अभी बहुत जरूरी है कि हम इस समय मांग करें कि इस देश का विकास का मॉडल जनता के पक्ष के विकास का मॉडल होना चाहिए, मजदूर और किसान के पक्ष का मॉडल होना चाहिए, क्योंकि वो जिंदा नहीं रहेगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा। मैं कल राजस्थान में महिलाओं से बात कर रही थी, बहुत मार्मिक बात उन्होंने कही कि बाजार तो आपने खोल दिए हैं, लेकिन हम बाजार से खरीदेंगे कैसे? क्योंकि मेरी साड़ी फट गई है, उसको तो मैं सिल सकती हूँ, लेकिन अपने और अपने बच्चे का पेट नहीं सिल सकती। तो ये कंडीशन है। जो इकोनॉमिस्ट है वो बताएंगे कि जब आपके पास डिमांड नहीं है, रोटेट नहीं होगा, तो कोई भी चीज नहीं चलेगी। ना अंबानी बेच पाएंगे, ना अडानी बेच पाएंगे, ना चीन बेच पाएंगे, ना अमेरिका बेच पाएंगे। तो ये जो अभी इस समय सबसे बड़ा चक्का जाम है हमारी अर्थव्यवस्था का, वह समझना जरूरी है कि वो में अभी आपको तुरंत कैश ट्रांसफर्स करने होंगे ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे। वो 10,000 करिए, 20,000 करिए, 7,500 करिए, लेकिन सरकार पर हमें और आपको लगातार दबाव बनाना पड़ेगा कि लोगों को भूखों मरने नहीं छोड़ा जा सकता। जब 80 मिलियन टन अनाज हमारे पास है, लोगों को भूखे मरने नहीं छोड़ा जा सकता। जब इतना पैसा हमारे पास है कि अगर हम बांट दें तो जो अर्थव्यवस्था का चक्का है वापस आ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी विकास का मॉडल हो, विकास का मॉडल जनता के पक्ष का मॉडल है, मेहनतकश का है, किसान का है, तभी वो विकास का मॉडल हमारे और आपके लिए और देश हित में होगा। नेशनल इंटरेस्ट इज द सुप्रीम इंटरेस्ट, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। एक चीज मैडम, भाषा जी, हेलो हेलो, थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है चिंटू जी? हेलो सर, बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, एक चीज मैं ये भाषा मैम या धनंजय राय जी से कि जैसे सारी मॉडल डेवलपमेंट की सरकार बनाती है, सरकार जो विकास की योजनाएं भी बनाती है अधिकतर गरीबों के लिए कहा जाता है। आपने बोला सब्सिडी वगैरह, वो ठीक है। एक चीज हम ये कहना चाहते हैं कि गांव में आज मजदूरों का गांव से पलायन होता है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं और मैं अपने गांव में भी देखता हूं कि गांव में खेत है, वैसे मजदूरों के पास भी कुछ खेती है जो अपने खेत को छोड़कर वो चले जाते हैं प्रदेश कमाने के लिए। आज गांव में धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं, और वही मजदूर जब प्रवास से बाहर आते हैं अपने गांव, अपने घर रहते हैं, तो अपने खेतों में भी काम वो नहीं करते हैं और उस इलाके में भी मजदूरों की कमी रहती है। तो क्या इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही दोषी है या मजदूरों को भी अपनी स्थिति के लिए इस रास्ते पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है? जी, ये मुझे लगता है कि आपने जो बात कही है ये बहुत बड़ी हकीकत है, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उससे जुड़ी हुई। और इसमें जो सबसे अहम योगदान है वो यह है कि हमने जो कृषि अर्थव्यवस्था है इसका जो आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए था, इसमें जो
सुधार, भूमि सुधार किए जाने चाहिए थे, लैंड टू द जो थे उसके नाम पर पट्टा होना चाहिए था। जो बुनियादी सुधार की मांग आजादी के समय से चली जा रही थी, उसके बारे में बात नहीं की। आप जो कह रहे हैं उसमें दो चीजें मैं और जोड़ूं कि इसी समय आप देखिए अभी प्याज की खेती आई है, नया प्याज आया है। हमारे जो दोस्त हैं महाराष्ट्र के, वह बता रहे हैं कि किसान प्याज फेंक दे रहे हैं। हम सब जानते हैं ये बहुत सालों से हो रहा है, प्याज आता है, टमाटर आता है, लोग फेंक देते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है कि उनको बुनियादी जो जितना मेहनत वो करते हैं उतना उनको पैसा उसमें से नहीं मिल रहा। आज की तारीख में हम आप कोई भी जिसके थोड़े भी खेत हैं, जमीन है, कुछ गांव में है, वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे खेती में जाएं। क्यों? क्योंकि खेती पर निर्भर होके आप पूरी की पूरी तरह से अपनी जीविका नहीं चला सकते। मैं तो दिल्ली में हूँ, दिल्ली में यहाँ मेरे घर के पास यमुना खादर है। यहाँ पे लोग छोटी छोटी सी खेत हैं जो उन लोगों ने 20,000 25,000 में ले रखे हैं, सिर्फ सब्जी उगाते हैं ये लोग। इनसे जब मैंने बात की अभी लॉकडाउन के दौरान, तो जो पूरी इकोनॉमी ये समझा रहे थे मुझे, वह भी इतना कष्टप्रद था, क्योंकि ये सब लोग गांव से आए हैं, कोई बदायूं से आया है, कोई सीवान से आया है, और यहाँ पे ये लोग खेती कर रहे हैं। तो ये जो सवाल है, ये दरअसल जो कृषि अर्थव्यवस्था का से जुड़ा हुआ सवाल है कि हमने खेती को इतना अनप्रोडक्टिव कर दिया है, हमने उसको कहीं से भी कनेक्ट नहीं किया मार्केट रेट के हिसाब से। किसान को जो पैसा उसकी फसल का मिल रहा है और जो जिस दाम पे उसे बाजार में खरीदा जा रहा है, उसके बीच में कोई कनेक्ट ही नहीं है। इस वजह से व्यक्ति को यह दिमाग में आता है कि वह शहर चला जाएगा और वहां पे मजदूरी कर लेगा। भाई बिहार का जो किसान है, पंजाब में वही खेती कर रहा है ना। पंजाब में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या हुई जब ये अभी लॉकडाउन हुआ, वहां लोगों ने कहा कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो हमारी खेती कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको बिहार में रहकर अपने खेत से उतना पैसा नहीं मिल पा रहा, तभी वो इतने किलोमीटर दूर जाके वहां पे मजदूरी कर रहा है। और आप देखिए कि नरेगा जब शुरू हुआ, नरेगा का जो सबसे अहम योगदान था कि ये जो पलायन है इसे हम रोकने के लिए क्या कर पाते हैं, 100 दिन का रोजगार हम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। और जॉर्ज और रितिका खेरा ने इस संदर्भ में जो अपने रिसर्च किए वो बहुत अहम है। वो बताते हैं कि नरेगा को जब हमने गारंटी की, ग्रामीण रोजगार गारंटी हमने की, तब ये जो पलायन था यह पलायन रुका। 100 दिन के ही खाली नौकरी काम की बात है नरेगा में। 356 दिन साल के हैं, 55 दिन साल के हैं, उसमें से सिर्फ 100 दिन रोजगार पर भी यह पलायन रोका। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि सरकारें कृषि को उनके भरोसे ही छोड़ दिया है। बिहार में अभी भी बड़े पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो आप कैसे सस्टेन करेंगे? मुझे लगता है कि आज दिल्ली में लोग बिहारी मजदूर से सबसे ज्यादा क्यों चिढ़ते हैं? वो कहते हैं कि ये 5 लोगों का काम एक आदमी ही कर लेता है और हमारी सबकी कमाई चली जाती है। तो ये आदमी तो मेहनत कर रहा है। इस आदमी को अभी भी जो लोग वापस जा रहे थे वो कह रहे थे कि अगर नीतीश बाबू कुछ कर देंगे इंतजाम तो हम वहीं कर लेंगे, यहाँ पे भी तो हम मेहनत कर रहे हैं। तो सवाल है कि जो डेवलपमेंट हमने इतने सालों में किया, वह डेवलपमेंट गांव आधारित, खेती आधारित, खेती से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जहां पे हम लोगों को रोक सकें, वो नहीं हो पाया। ऐसा हुआ ना मैडम, ऐसा भी हुआ कि जिस उम्मीद की तलाश में वो यहाँ से जाता है कि यहाँ से बेहतर हम वहाँ धन अर्जित कर पाएंगे, बेहतर सुख सुविधा से रह पाएंगे, लेकिन लॉकडाउन ने ये बताया कि 1 सप्ताह के बाद ही पलायन शुरू हो गया। तो वो तो वहां भी उस रूप में अर्जित नहीं कर पाए, सुखी नहीं रह पाए जिस रूप में गांव में मैंने वो थे, बल्कि उससे बेहतर ही गांव में थे। तो ऐसा क्या इन लोगों को लगता है कि हम प्रदेश में ही जाएं तो बेहतर हमारी स्थिति बन पाएगी? क्या ये सोच का भी कुछ मैंने फर्क आया है कि प्रदेश में अगर हम विदेश में चले गए तो धोबी का काम भी अगर कुवैत में कर रहे हैं तो वहाँ परदेसी कहलाते हैं और घर में आते हैं तो बेहतर मिलता है हमको प्रतिष्ठा। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए जैसे हमारे बच्चे, बहुत से बच्चे जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जब विदेश में पढ़ने जाते हैं तो वहां पर वह अपनी कमाई के लिए बैरे का काम करते हैं, वे अपनी कमाई के लिए झाड़ू पोछे का काम करते हैं, ठीक है, और वहां उनको इस बात में शर्म नहीं आती।
लेकिन यहीं पे जब वे भारत आते हैं तो एक पहचान जुड़ी हुई है, आपकी पहचान है, आपकी लोकेलिटी है। ये एक लेबर का बहुत जिसे कहे कि ऐसा तथ्य है जो हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं ये बात सही है कि उसको वो नहीं मिल पाया, लेकिन तब भी लोग सोचते हैं कि वहां हो सकता है, क्योंकि हमने शहरों को चमचमाता हुआ दिखाया। हमने दिखाया कि विकास तभी हो सकता है जब आप शहर जाएंगे, तब आपको बिजली मिल जाएगी, पानी मिल जाएगी, टॉयलेट मिल जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात, भारत में एक भी गांव आज की तारीख में जो जाति का दंश है इससे बाहर नहीं है। जो जाति उत्पीड़न है, जाति की पहचान है, शहर में आप कुछ समय के लिए तो अपनी पहचान छुपा सकते हैं, गांव में तो 1 मिनट के लिए आप नहीं छुपा पाते हैं, आप काम नहीं चेंज कर पाते हैं। तो ये सारे भी, और हमने जो भ्रम भी विकसित किया, विकास का जो भ्रम विकसित किया कि विकसित होने का मतलब है कि आप शहर में जाएं, आप अच्छी शर्ट पहने, अच्छा थोड़ा सा घर हो, बाकी सारे बुनियादी सुविधाएं आपको हो और कैश भी आपके पास हो। और एक बहुत बड़ी चीज जो मुझे इस दौरान पता चली कि लोगों के दिमाग में भी था कि बच्चे थोड़ा सा पढ़ बजाएंगे, जैसे जो पेंटर का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, बाकी और काम करते हैं, तो उनके दिमाग में ये हुआ कि बच्चों को थोड़ी सी तो हम शिक्षा दे पाएंगे। देना शुरू भी किए। मैंने तो यहाँ पे गुजरात के लोगों से बातचीत की जो वापस जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि हम कई तरह, हम यहाँ कपड़ा बेचने का काम करते हैं, घर घर में जो कपड़ा वो कपड़ा लेती हैं और बर्तन देती हैं, उनसे बातचीत मैंने की। तो उन्होंने कहा कि यह काम अगर मैं अपने यहाँ करूंगी तो लोग कहेंगे लोग घर घर घूम रही हैं, लेकिन यहाँ से तो मैं, और वो 35 साल से वो समूह था, करीब 100 महिलाएं थी जो वापस 100 लोग थे वापस जा रहे थे। तो ये एक बहुत चीज है कि हम किस तरह से विकास को डिफाइन करते हैं। हमने इतने साल में विकास को यही डिफाइन किया कि शहरों में विकास है, शहरों में अच्छी सड़कें हैं, शहरों में अच्छे लोग हैं, शहरों में पढ़ने की व्यवस्था। गांव को हमने पूरी तरह से एज अ पॉलिसी मेकर, मैं आपसे कह रही हूँ कि पॉलिसी मेकर के तौर पे हमने अपने गांव को उनके हाल पर छोड़ दिया। वहां पर स्कूल देखिए, वहां पर सड़कें देखिए। तो जब और आज की तारीख में जो मजदूर वापस आ रहे हैं, इन्होंने वापस गांव की ओर विकास को मोड़ने के लिए बाध्य, मुझे लगता है कि बाध्य करना चाहिए, क्योंकि अब विकास ही है जो गांव में पहुंच रहा है इनके जरिए। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि धन अर्जन और सम्मान की चाहत के साथ साथ हमारा जो गांव में भेदभाव है वो भी पलायन का कारण बना। जी, मुझे तो लगता है बहुत बड़े पैमाने पर। धनंजय सर भी कुछ रिस्पांस देना चाहेंगे क्या? उसके बाद मोहम्मद इजहार हसन सर जो फॉर्मर रजिस्ट्रार है पटना यूनिवर्सिटी के, वो नहीं जुड़ पाए टेक्निकल वजह से। जवाहरलाल सर जुड़ पाए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और अंततः धनंजय सर कुछ अपना इंटरवेंशन रखेंगे और प्रिंसिपल सर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे 2 मिनट में। हाँ, जो आपने प्रश्न उठाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर 3-4 चीजें कहने का बस जरूरत है। ये कि अगर हम बहुत सारे सर्वे देखें और बहुत सारे लोग जो अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर भारत का सबसे फ्रेजाइल सेक्टर है। मतलब सबसे वह सेक्टर है जिसमें सबसे कम मतलब आपको लीस्ट क्षेत्र है जहाँ पे आप कोई इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे एग्रीकल्चर अगर सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से, तो एग्रीकल्चर में आपका जो लेबर पावर है, लेबर का जो इक्विवेलेंट है, जो मनी रिटर्न होगा, वो सबसे फ्रेजाइल है, सबसे कमजोर है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो 3 कारण हैं इसके। जो माइग्रेशन है वर्किंग क्लास का या लेबर का गांव से शहर में होने के लिए, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए लेबरर जिम्मेदार हैं। और भाषा जी ने वो बात कही, मैं वही 2-3 पॉइंट कहूँगा कि उनके लिए पॉलिसी मेकर्स जिम्मेदार हैं। एग्रीकल्चर का जो अगर आप स्ट्रक्चर देखें भारत का, तो 3 चीजें तो आपको एकदम निकल के सामने दिखती हैं। पहला है कि ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भारत का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें निर्वाह कृषि होता है। उसमें जिनके पास लैंड तक नहीं है, लैंड भी है तो निर्वाह कृषि है जिसको हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जो सेकेंड फैक्टर है, जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर पे जो
प्रेशर है पॉपुलेशन का, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है माइग्रेशन के लिए। थर्ड जो है, अगर हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं एग्रीकल्चर में, जो साधन है प्रोडक्शन के या एग्रीकल्चर के, उसका हाल के सालों में, 25-30 सालों में, या हम कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय से ही मैसिव प्राइवेटाइजेशन देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैकेनाइजेशन। हम सोचते थे कि मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर का होगा, जो हो रहा होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हो रहा है, लेकिन उसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैकेनाइजेशन बहुत हुआ। उसने क्या किया कि उसने पूरा का पूरा जो एक लेबर लॉज, लेबर के लिए सोचना, एग्रीकल्चर वर्कर के लिए सोचना, उससे इंसेंटिव हटा दिया। अब आप देखिए सीड्स का कॉस्ट, और सीड से लेके डाउ और मोनसेंटानो का जो पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन का सीड्स का है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो हुआ भारत में, जिसमें इन वर्क के लिए कोई खास चीज नहीं रह गई, लेकिन कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हुआ। और माइग्रेशन को लेके कई स्टडीज हैं जो यह कहती हैं कि माइग्रेशन इकोनॉमिक फेनोमेनन है, लेकिन क्लास, कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो विलेजेस में होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है माइग्रेशन और माइग्रेंट लेबरर का, शहर आने का। हमारे प्रिंसिपल एस भास्करम सर से कि अंत में हमारे पार्टिसिपेंट्स और स्पीकर्स का धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रिंसिपल सर। जवाहर सर भी आए थे, लेफ्ट हो गए। और बहुत बहुत धन्यवाद है धनंजय सर का और भाषा सिंह जी का कि आज इस तरह के वेबिनार में आपने सच्चाई को रखा, सामने लाया, उस भारत को जो अदृश्य रहता है। भारत सिर्फ वही नहीं है जो चांद की तरफ बढ़ रहा है, जो मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया के अगर 10 पूंजीपतियों में की गिनती की जाए तो उसमें भी 2-3 भारत के पूंजीपति भी आएंगे, लेकिन वही असली भारत नहीं है। भारत की असलियत जो गांवों में बसती है, जो लॉकडाउन के समय कोरोना काल में सामने आया, वो भी असली भारत है। और वही असली भारत अगर सुखी होगा, समृद्ध होगा, तभी हमारा देश वास्तव में समृद्ध बनेगा और सुखी बनेगा, विकसित बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को, वेबिनार को आपने सफल बनाया, आपने अपना समय दिया, इसके लिए हम आपका हृदय से शुक्रगुजार हैं। अगला कार्यक्रम फिर इस तरह का होगा तो हम भाषा मैम से और धनंजय सर से पुनः चाहेंगे कि अगले कार्यक्रम में भी आप अपना समय देंगे और हमारे कॉलेज का भी और हमारे चिंटू मैम का भी मार्गदर्शन करेंगे। खास करके हम चिंटू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पहला प्रोग्राम वेबिनार के रूप में इन्होंने एस कॉलेज के कार्यक्रम के तहत करके इन्होंने एक रास्ता खोला है। और हमारे महाविद्यालय के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी डिपार्टमेंट के टीचर और हेड ऐसे कार्यक्रम को करके सेमिनार या वेबिनार के माध्यम से हमारा और हमारे आने वाले पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुक्रिया शुक्रिया सर। सभी को धन्यवाद। बीच में अगर कोई टेक्निकल गड़बड़ी हुई होगी तो हम पूरी रिकॉर्डिंग को यूट्यूब लिंक के थ्रू आपके समक्ष पहुंचाएंगे, आप उसको खोल करके दोबारा सुन सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं पॉलिटिकल से धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने स्पीकर्स और सारे पार्टिसिपेंट्स। थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अलविदा। शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। कट करिए मैम। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ प्रिंसिपल साहब, एक बार और बधाई स्वीकार करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।